Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In continuation to Indian Contract Act lecture series, in our today's video we are going to discuss about section 27 of Indian Contract Act. We will discuss when and in what all cases the agreement in restraint of trade becomes void. So basically the rule behind entire this agreement is that if there is an agreement which restricts a party to the contract to trade freely, then such agreement is declared void. मतलब कि जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सेक्शन 27 बताता है, डेफिनेशन बोलती है सेक्शन 27 में, प्रोविजन ये बताता है कि एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज वॉइड टू दैट एक्सटेंट. मतलब कि टू दैट एक्सटेंट से मतलब ये समझ में आता है कि अग्रीमेंट में जो भी पार्ट किसी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस को कैरी ऑन करने से रिस्ट्रेन कर रहा है एक पार्टी को, देन टू दैट एक्सटेंट वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. मतलब कि उसके अलावा जो भी क्लॉजेस होंगे वो सारे वैलिड होंगे. ओनली द क्लॉज व्हिच रिस्ट्रेन्स द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू कैरी ऑन एनी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड, ओनली दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड टू दैट एक्सटेंट. अब यहाँ पर रीजनिंग क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. आपको पता ही होगा आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रोटेक्ट करता है. And the people can't trade away these rights by way of an agreement. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्री ट्रेड एंड फ्री फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रोवाइड करता है, तो फिर उसमें ये बोला गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट्स दे रहा है हमको, तो फिर हम अग्रीमेंट के थ्रू अपनी राइट्स को ट्रेड अवे नहीं कर सकते. ठीक है. एंड ऑन द सिमिलर पैरेलल्स ये केस है एक मधुप चंद्र वर्सेस राजकुमार. ठीक है. ये सेक्शन 27 में यूज करना है आपको. इस केस में क्या हुआ, बेसिकली प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट वर राइवल शॉपकीपर्स इन कैलकाटा. प्लेंटिफ और डिफेंडेंट राइवल शॉपकीपर्स थे. वो दोनों एक अग्रीमेंट में एंटर हुए जिसमें डिफेंडेंट ने बोला कि वो प्लेंटिफ को एक सर्टेन सम ऑफ मनी देगा अगर प्लेंटिफ वहां से बिजनेस बंद कर देता है उस लोकेलिटी से. ठीक है. तो प्लेंटिफ इस बात के लिए प्लेंटिफ को पैसा मिलेगा. तो यहाँ पर और रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इस बात का था कि तुम उस लोकेलिटी में बिजनेस मत करो. नाउ कोर्ट ने इस केस में क्या हेल्ड किया, बाद में प्लेंटिफ को पैसा मिला नहीं, तो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया अगेंस्ट द डिफेंडेंट कि मुझे इस एग्रीमेंट का पैसा चाहिए. कोर्ट ने बोला कि रिस्ट्रेंट अंडर सेक्शन 27 बोथ एब्सोल्यूट और पार्शियल will fall under the term restraint to carry on profession, trade or business and hence the agreement is void. मतलब कोर्ट ने ये बोला कि प्लेंटिफ को पहले तो कोई पैसा मिलेगा नहीं. क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट जिस बेसिस पर प्लेंटिफ क्लेम करने आया है कि मुझे पैसा चाहिए, वो अग्रीमेंट ही वॉइड है. क्यों वॉइड है? क्योंकि जो सेक्शन 27 में वर्ड रिस्ट्रेंट यूज हुआ है, दैट इंक्लूड्स एब्सोल्यूट एंड पार्शियल रिस्ट्रेंट. तो यहाँ पर तुम अगर सिर्फ लोकेलिटी में ही बिजनेस एस्टेब्लिश करने से रोक रहे हो, that would constitute as partial restraint. तो कोर्ट ये बोल रहा है कि partial restraint and absolute restraint both comes under the ambit of under section 27 and hence the agreement for the same is void. ठीक है. ये हो गया मधुप चंद्र वर्सेस राजकुमार. अब आ जाते हैं प्रिंसिपल which is followed in India and principle which is followed in England. तो बेसिकली इंडिया और इंग्लैंड दोनों में ही जो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, चाहे वो टोटल हो चाहे वो पार्शियल हो, दोनों को वॉइड डिक्लेयर किया गया है. इंडिया और इंग्लैंड दोनों में ही इस पार्शियल रिस्ट्रेंट वर्ड इंक्लूड्स पार्शियल एंड टोटल रिस्ट्रेंट एंड हेंस द एग्रीमेंट इंक्लूडिंग एनी ऑफ देम वुड मेक इट वॉइड. बट द डिफरेंसेस व्हिच कम्स अंडर इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ आर विद रिस्पेक्ट टू द रीजनेबिलिटी. मतलब कि इंग्लिश लॉ में कोई भी रेस्ट्रिक्शन है जो फ्री ट्रेड को रिस्ट्रेंट कर रहा है और अगर वो रीजनेबल है तो कोर्ट उसको वैलिड डिक्लेयर कर देगा. मतलब टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस को प्रूव अगर कर दिया तो वो एग्रीमेंट एनफोर्स हो सकता है इन इंग्लिश लॉ. बट अगर इंडियन लॉ की बात करें तो वहां पर ओनली दोज रेस्ट्रिक्शंस व्हिच फॉल अंडर स्टैट्यूटरी और जुडिशियली क्रिएटेड एक्सेप्शंस आर वैलिड. मतलब क्या कि टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज नॉट कंसीडर्ड इन इंडिया. मतलब कि यहाँ पर रीजनेबिलिटी के ग्राउंड पे इंडिया में आपको सेक्शन 27 के रिस्ट्रेंट्स के लिए एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं करा सकते. आप सेक्शन 27 में वैलिड रेस्ट्रिक्शंस लगा के भी एग्रीमेंट को एनफोर्स तभी करा सकते हो जब आप ये प्रूव कर दो कि दीज रेस्ट्रिक्शंस फॉल अंडर स्टैट्यूटरी और जुडिशियली क्रिएटेड एक्सेप्शंस. ठीक है. अब मतलब ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर रीजनेबल का कोई कंसेप्ट नहीं होता. यहाँ पर क्लियर है कि या तो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन होना चाहिए या फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू आना चाहिए. तो स्टैट्यूटरी क्रिएटेड एक्सेप्शंस पहले हम देखेंगे, उसके बाद जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखेंगे. स्टार्टिंग विद स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन. स्टैट्यूटरीली दो है. पहला है सेल ऑफ गुडविल. ठीक है. और दूसरा है ये पार्टनरशिप एक्ट. ठीक है. अब पहला सेल ऑफ गुडविल में क्या है, बेसिकली जब सेलर अपनी गुडविल बायर को बेचता है तो बायर उस गुडविल को लेने के बाद बायर ने गुडविल खरीदी है. मतलब कि बायर ने उस
सेलर के बिजनेस की एक्चुअल इमेज, एक्चुअल वैल्यू को खरीदा है। अब उसके बाद बायर उस गुडविल को खरीद इसलिए रहा है क्योंकि उसका वो बेनिफिट उठा पाए, उससे अपने बिजनेस को बढ़ा पाए, तो इसके लिए वो कंसिडरेशन पे कर रहा है सेलर को। तो यहाँ पर इस केस में, इस अग्रीमेंट में जो अग्रीमेंट टू सेल गुडविल है, उस केस में बायर कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स एंड फॉर रीजनेबल पीरियड। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है कि बायर किस चीज को लेकर रेस्ट्रिक्शन कर सकता है। सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन मत करो, उस स्पेसिफाइड लिमिट में मत करो, और एक रीजनेबल पीरियड तक मत करो। मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि तुम ये बिजनेस भी मत करो और इससे रिलेटेड कोई और बिजनेस भी मत करो। ऐसा भी नहीं बोल सकता वो बायर, भले ही वो गुडविल खरीद रहा है, फिर भी वो ये नहीं बोल सकता कि तुम यहां से लेके पूरे इंडिया में तुम आज से बिजनेस नहीं करोगे। वो ये भी नहीं बोल सकता कि तुम अब इससे इस विद इन स्पेसिफाइड लिमिट में तुम कभी जिंदगी भर कभी भी ये बिजनेस नहीं करोगे। तो ऑल दैट इज नॉट, इफ दैट इज देयर देन वो एक्सेप्शन में नहीं फॉल करेगा। एक्सेप्शन में तब फॉल करेगा जब अगर वो ऐसे बोल रहा है कि अग्रीमेंट में ये लिखा है कि नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स, मतलब उसकी लोकेलिटी में, एंड फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद फिर वो कंटिन्यू भले ही कर सकता है। अब यहाँ पर ये इन ग्राउंड्स पे कोर्ट एक्सेप्शन दे सकता है कि ठीक है, कि such agreement even though it contains restraint to trade, but since there is involvement of consideration for sale of goodwill and the condition of restriction is for reasonable period, so it will be valid. Exception is this exception is is created to protect the interest of buyer of goodwill. जो सॉरी, जो बायर है, जो गुडविल खरीद रहा है, उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो अब उसको उसका इंटरेस्ट कब प्रोटेक्ट होगा, जब सेलर उस लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी गुडविल ही इसलिए खरीदी गई है जिससे कि उसका बेनिफिट उठा पाए। सो दिस वाज द रीजनिंग बिहाइंड दिस एक्सेप्शन। अब आते हैं केस लॉ पे। नॉर्डनफेल्ड वर्सेस मैक्सिम नॉर्डनफेल्ड गन्स एंड एम्युनिशंस कंपनी लिमिटेड। अब देखो, इस केस में बहुत क्वाइट माइन्यूट डिफरेंस डिस्कस किया है इन्होंने कि गुडविल सेल हुई थी, इस केस में भी बायर ने गुडविल खरीदी, बायर ने कंसिडरेशन दी, बट दो केसेस बताए गए हैं। जिस एक केस में बोला है कि अग्रीमेंट वैलिड होगा, एक केस में बताएगा कि अग्रीमेंट वॉइड होगा। यहाँ पर रिस्ट्रेंट रेस्ट्रिक्शन में, एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता। तो अब हम दोनों केसेस को देख लेते हैं। पहला केस है कि बायर ऐसी कंडीशन इंपोज कर रहा है दैट इज नॉट टू प्रैक्टिस सेम ट्रेड फॉर नेक्स्ट 25 years एज ह्यूज मनी वाज पेड टू सेलर। ठीक है, एंड इज इंजूरियस टू पब्लिक। तो मतलब एंड नॉट इंजूरियस टू पब्लिक। तो यहाँ पर बायर ने कुछ जो कंडीशन इंपोज करी उसमें ये बोला कि 25 साल तक के लिए तुम ये बिजनेस मत करो। तो यहाँ पर ना तो ये पब्लिक के लिए इंजूरियस है क्योंकि 25 साल बाद वो वापस आएगा ही, और ना ही और उसके लिए उसका प्रोटेक्शन भी जरूरी क्योंकि उसने इसी बात का तो पैसा दिया है। तो ह्यूज मनी वाज पेड टू सेलर। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस रिस्ट्रेंट को वैलिड बोला है बिकॉज इट इज रीजनेबली नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बायर। ये रीजनिंग थी कोर्ट की इस केस में। बट अगर वहीं बायर अगर ये कंडीशन डाल दे कि नॉट टू एंगेज इन सेलर के अगेंस्ट, कि नॉट टू एंगेज इन एनी बिजनेस कॉम्पीटिंग फॉर द टाइम बीइंग कैरिड बाय बायर, जब तक बायर वो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, उस बिजनेस से कॉम्पीटिंग नेचर का कोई भी बिजनेस सेलर नहीं कर सकता। दिस इज क्वाइट अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, और क्योंकि ये अनरीजनेबल है तो कोर्ट ने बोला कि सच रिस्ट्रेंट इज अनरीजनेबल एंड एग्रीमेंट वुड बी वॉइड। तो ये एक माइन्यूट डिफरेंस है जो इस केस में डिस्कस हुआ है, एंड इसीलिए हमको सेल ऑफ गुडविल के अंदर ये डिस्कस करना था। अब हम स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन का वन खत्म कर चुके हैं, सेल ऑफ गुडविल। सेकंड स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट में जो डीड बनती है, पार्टनरशिप डीड, उसमें पार्टनर्स अग्री करते हैं कुछ चीजों को, तो वो प्रोविजंस में ही दी हुई है कि अगर पार्टनर्स इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन करने से या आगे कुछ अदर रेस्ट्रिक्शंस लगाने से, तो वो सारे फॉल करेंगे वैलिड एक्सेप्शंस में। सेक्शन 11 बात करता है पार्टनर्स रेस्ट्रिक्ट देमसेल्फ दैट बाय एग्रीमेंट नन ऑफ देम शैल कैरी ऑन बिजनेस अदर देन अ फर्म। मतलब कि पार्टनर्स आपस में एग्री करते हैं कि इस बिजनेस के अलावा हम और कोई बिजनेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वैलिड रिस्ट्रेंट है क्योंकि पार्टनर्स खुद से एग्री कर रहे हैं और ये स्टैट्यूट में प्रोवाइडेड है। स्टैट्यूट कौन सा, पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 36 इट रिस्ट्रेन्स द आउटगोइंग पार्टनर फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो एक ये दूसरा रेस्ट्रिक्शन है कि आउटगोइंग पार्टनर पे आप रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हो नॉट टू कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड पीरियड और लोकल लिमिट्स। थर्ड है सेक्शन 54 में जो बात करता है एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग द पार्टनर टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस अपॉन और इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब कि ये एग्रीमेंट रिस्ट्रेन करता है पार्टनर्स को कि अगर बिजनेस डिसॉल्व होता है या एंटिसिपेशन आता है आपको कि हाँ आप बिजनेस डिसॉल्व होने जा रहा है, तो उसके बाद आप ये सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते। This is also such restriction by way of an agreement is also valid because it is provided by statute. And then section 55 which relates to sale of goodwill of firm. तो अगर sale of goodwill of firm है तब भी वो exception है, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था sale of goodwill वाला पॉइंट। तो ये हो गया statutory exceptions। अब आ जाते हैं judicial interpretations में।
कौन कौन से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है जिसमें अगर फॉल करेगा, अगर इन केसेस में फॉल करता है तो वो अग्रीमेंट भले ही रिस्ट्रेन कर रहा हो फ्री ट्रेड को, लॉफुल प्रोफेशन को या फ्रीडम टू कैरी ऑन बिजनेस को, तब भी वो अग्रीमेंट वैलिड होगा अगर वो इन 3 केसेस में फॉल करता है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में सबसे पहला है ट्रेड कॉम्बिनेशन। ट्रेड कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है कि इट मींस वेयर ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर कंबाइन टुगेदर and make agreement to fix minimum price and regulate the supply and pooling profits amongst them. Such trade combinations are valid. मतलब एक ट्रेडर और एक मैन्युफैक्चरर दोनों कंबाइन हो जाते हैं और वो एक अग्रीमेंट में एंटर होते हैं, जिस अग्रीमेंट से वो सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देते हैं और उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं और वो सब आपको दोनों आपस में बांट लेते हैं। ये एक ट्रेड कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन को कोर्ट ने वैलिड हेल्ड किया है। तो अगर ट्रेड कॉम्बिनेशन के लिए कोई भी अग्रीमेंट होता है तो दैट इज वैलिड। ये आप केस पढ़ सकते हैं कि इसमें 4 गिनिंग फैक्ट्रीज थी जिसमें entered into an agreement to fix the uniform rate for ginning of cotton and pooling of profits was held to be valid and enforceable. तो यहाँ पर कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था ट्रेड कॉम्बिनेशन को। Then comes second exclusive dealing agreement। ठीक है, exclusive dealing agreement में क्या है? It means an agreement where distributor agrees not to deal with the goods of any other manufacturer. One party agree to deals with other party and none else. मतलब कि इसमें क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है और डिस्ट्रीब्यूटर है, सपोज तो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, एक अग्रीमेंट एंटर होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर ये बोलता है कि मैं सिर्फ आपके ही स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मार्केट में, इसके अलावा मैं किसी के स्टॉक को नहीं करूंगा। या फिर डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के साथ एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट में आता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि आप सिर्फ मेरा ही माल बनाओगे और आप जो स्टॉक बनाओगे वो सिर्फ मुझे ही बेचोगे। तो ये होता है एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट। इस डीलिंग अग्रीमेंट को भी कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, प्रोवाइडेड दैट इस गुजरात बॉटलिंग कंपनी वर्सेस कोका कोला कंपनी में यही सेम केस हुआ था जिसमें गुजरात बॉटलिंग कंपनी जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसको रिस्ट्रेन किया था टू मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूट, डील बेवरेजेस ओनली ऑफ कोका कोला एंड नॉट ऑफ एनी अदर ब्रांड। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला एंड सच अग्रीमेंट वाज हेल्ड टू बी वैलिड, बट however if the object of such agreement is to corner out the goods or to monopolize the trade or in case when restraint is unduly for longer period of time, such agreement is void। तो कोर्ट ने ये एडिशनली बोला कि ऐसे अग्रीमेंट आप बना सकते हो, एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है, अगर इस एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है कि आपको दूसरे के गुड्स को आप साइड कर दो या आप अपने गुड्स की मोनोपोली क्रिएट कर दो मार्केट में, या ये आप एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट बहुत लंबे समय तक चलाओ, तो कोर्ट इस केस में इस एग्रीमेंट को वैलिड नहीं करेगा। ऑल्सो कोर्ट ने ये भी बोला कि मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर आफ्टर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बायर इफ हैज सरप्लस टू सेल टू अदर्स ही कैन नॉट बी रिस्ट्रेन फ्रॉम सेलिंग इट टू अदर्स। आपने भले एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट डील एंटर कर लिया मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, मैन्युफैक्चरर ने अपना पूरा मार्क स्टॉक आपको दे दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, कुछ क्वांटिटी मैन्युफैक्चरर के पास अभी भी बच रही है जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ले रहा, तो मैन्युफैक्चरर कोर्ट ये बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर इस केस में अपना सरप्लस अमाउंट फ्री है कि वो किसी ओपन मार्केट में सेल कर पाए और उसके लिए इस चीज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ कि हम एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट में हैं, क्योंकि वो पहले डिस्ट्रीब्यूटर की पूर्ति कर चुका है, डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा क्वांटिटी दे चुका है, उसके बाद जो सरप्लस है दैट अमाउंट ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग विद इन द मार्केट। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट। नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड एक्सेप्शन ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस से क्या मतलब है कि अग्रीमेंट वेयर एम्प्लॉई अग्रीज टू सर्व द एम्प्लॉयर फॉर सर्टेन ड्यूरेशन दैट इज रीजनेबल एंड विल नॉट सर्व एनीबॉडी एल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। सच एग्रीमेंट्स आर वैलिड। मतलब क्या होता है, जो लॉक इन पीरियड होता है, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनीज में जॉब लेता है उसके बाद उसको अग्रीमेंट मिलता है, वो साइन करता है, उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। जिस लॉक इन पीरियड का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय आज के दिन से फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिनिमम पीरियड इतना हमारी कंपनी के साथ रहेगा, एंड दैट लिमिटेड पीरियड is reasonable restriction because to protect the revenue of the company, to protect the talent of the company, and to ensure that employee gives return to the company enough so as to make him exit whenever he wants। ठीक है, तो यहाँ पर agreement where employee agrees to serve employer for certain duration, और यहाँ पर क्योंकि employee खुद अपनी consent देता है कि ठीक है मैं इतने पीरियड के लिए मेरा लॉक इन रहेगा, तो और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता है, तो कोर्ट ने उसको भी वैलिड एग्रीमेंट बोला है कि आप इतना लॉक इन लगा सकते हो। Agreement restraining the servant from competing his employer after termination of employment is void। मतलब कि कोई अगर एग्रीमेंट है जिसमें जो सर्वेंट को रिस्ट्रेन कर रहा है फ्रॉम कम्पीटिंग हिज एम्प्लॉयर आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब तक एम्प्लॉयमेंट में हो तब तक आप लॉक इन डाल रहे हो, ठीक है कि आप इतने टाइम तक आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, रिटेंशन क्लॉज भी है, और आप इसके बाद किसी और के साथ काम नहीं कर, मतलब इस कंपनी में काम करते हुए आप किसी और कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। ऑल दीज रिस्ट्रेंट्स आर वैलिड क्योंकि कोर्ट ने इसको रीजनेबल बोला है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। बट अगर आप बोल रहे हो कि टर्मिनेशन के बाद भी आप ऐसा नहीं कर सकते तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है,
So this was these three exceptions were under judicial interpretation, trade combination, exclusive dealing agreement, contract of service. Statutory exceptions में हमने पढ़ा सेल ऑफ गुडविल एंड पार्टनरशिप एक्ट, और ये है हमारा सेक्शन 27 जो उसके प्रिंसिपल्स थे और उसका मीनिंग था विद वन केस लॉ मधुप चंद्र वर्सेस राजकुमार, जहां पर हमने डिस्कस किया कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है अगर, तो उस केस में जो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट है वो अगर पैसा मांग भी रहे हैं इम्पोजिंग द रिस्ट्रेंट ऑन बिजनेस, ये एग्रीमेंट वॉइड हुआ। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रेंट टर्म इंक्लूड्स पार्शियल एंड एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंटमेंट। ये रीजनिंग इस केस में दी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 27। थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई है, बट अगर आपको पसंद आई देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। गुड बाय, थैंक यू।